बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फाइनली क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म एग्जाम आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। इस वीडियो में हम आपके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि जितना मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आ जाता है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि उपरोक्त गद्यांश जो है वो किस प्राकृतिक जो संसाधन है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जल संसाधन। उसके बाद 1.2 है कि जल युद्ध की संभावना का मुख्य कारण क्या है। तो सभी को पता है कि विश्व के हर एक भाग में शुद्ध पानी जब समान मात्रा में नहीं होगा तो ये जल युद्ध का कारण बन जाएगा। 1.3 है कि वे देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुआ था, तो वे देश थे जॉर्डन, सीरिया और इजराइल। ठीक है। 1.4 है कि सीरिया और इराक के बीच में किस नदी नदी पर बांध को लेकर निर्माण का मतलब इसके लेकर संघर्ष था। तो देखो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, दजला है या फरात नदी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फरात नदी। ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में पहले वाले का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड वाले का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एंड थर्ड वाले का राइट आंसर आपका सी, फोर्थ का राइट आंसर डी। ठीक है। चलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है भारत के जब आजाद होता है उसके बाद विकास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है पश्चिमी देशों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था कि आजादी के बाद पहले दशक में किस सवाल पर बहस छिड़ी थी। तो बहस ये थी कि भाई आजादी के बाद जो है वो नियोजित विकास कैसे किया जाएगा, इस पर बहस छिड़ी हुई थी। ठीक। तो 2.2 कहता है कि 1950 के दशक में विकास के पथ पर कौन से देश अग्रसर थे। तो इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा, यहाँ पे ये रहे पश्चिमी देश। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। पश्चिमी देशों की तरह ही भारत को औद्योगिक बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था बेसिकली, उद्देश्य ये था कि देश का जो विकास है वो किया जाए। वैश्वीकरण की शुरुआत तो बहुत बाद में होती है जाके 1990, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देश का विकास करना। ठीक। उसके बाद है 2.4 की आजादी के समय भारत ने अर्थव्यवस्था के विकास का कौन सा मॉडल अपनाया था। तो सभी को पता है ना तो इसने पूंजीवाद अपनाया ना तो समाजवाद, इसने अपनाया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बेसिकली यूएसएसआर के विघटन के बाद की परिणतियां उसके परिणामों के संबंध में है। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 कहता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है। तो उसका उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, रूस बनता है। और उसे P5 में क्यों शामिल किया गया। तो P5 में बेसिकली इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जितने भी अधिकार, जितने भी विशेषता यूरोपीय संघ की होती है वो सभी के सभी रूस को मिल जाती है, चाहे परमाणु परीक्षण हो, सॉरी परमाणु संपन्न देश का दर्जा हो, सुरक्षा परिषद की यहाँ पे बात होती हो या फिर बहुत सारी चीजें हैं। और सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आपको दूसरे में पूछ लिया गया है कि रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के श्रेणी में क्यों रखा जाता है। तो बहुत से कारण है, सबसे ज्यादा हथियारों का उत्पादन यही करता है, सब इसके पास वीटो शक्ति है। ठीक है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बेसिकली। ठीक है, और क्या कहते हैं तेल का व्यापार है, हथियारों का व्यापार है और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे इजीली समझ जाए। ठीक है, ये लिखने हैं आपको 2 से 3-4 पॉइंट में। फिर अगला क्वेश्चन था यहाँ पे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन था 4.1 कि श्रीलंका की आजादी का वर्ष क्या है। तो 1948 है, मैंने आंसर लिखा हुआ है। और इससे इस आजादी से पहले इसका नाम क्या था। आजादी से पहले श्रीलंका का नाम था शिलोन। और अगला क्वेश्चन क्या है कि उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करने वाला संगठन का क्या नाम था। तो सभी को पता है लिट्टे, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। ठीक है, उसके बाद 4.2 कहता है कि श्रीलंका की अंदरूनी समस्या के समाधान में भारत की क्या भूमिका है। तो देखो भारत की भूमिका नकारात्मक भी थी और सकारात्मक है। नकारात्मक कैसे, इसने 1987 में शांति सेना भेजी लेकिन वो सफल नहीं हुई क्योंकि इसके खुद के देश के मूल निवासी जो थे और तमिल जो कि वहां पे श्रीलंका में रह रहे थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो इसे सेना वापस बुलानी पड़ी। फिर 1987 में ही इसने क्या किया, समझौता किया श्रीलंका के साथ में। समझौता किया कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य रहेगा उसके लिए, मतलब श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी राज्य के लिए, तमिलों के लिए एक अलग से विधानसभा बना दी जाएगी जिससे कि ये अपना शासन अपने तरीके से चला पाएंगे। तो बस विधानसभा बनाई गई और इस तरीके से समाधान हो गया था। ठीक है, सिंपल सा लिखेंगे, इंग्लिश में भी आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आ गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यह चित्र किस संगठन से संबंधित है। तो हम सभी को पता है किससे है, यूएनओ से संबंधित है। इसके बीच में कहाँ का मानचित्र है, तो मानचित्र दिया हुआ ये बेसिकली वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, और 5.2 कहता है कि ये दी गई जो धान की पत्तियां हैं, नहीं ये जो पत्तियां हैं पेड़ की पत्तियां, ये पत्तियां, ठीक है, ये किसकी पत्तियां हैं। तो ये पत्तियां बच्चों किसकी हैं, ये हैं जैतून के, जैतून का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां हैं। और ये दर्शाती क्या है, ये पत्तियां जो है वो दर्शाती हैं इनकी एकता के बारे में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये रहा आपकी किताब का जो पेज है चैप्टर नंबर 6 ये वाला, और ठीक वहीं से लिया गया है। देख लो आप इसे थोड़ा सा बड़ा करके,
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ये प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, नक्शा बनाया हुआ है, ये चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं, ये विश्व शांति का संकेत। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा। उसके बाद है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख, तो जो लिस्ट वाले बच्चे थे उनके लिए था, आपने लिख ही दिया होगा बेसिकली। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 से 10 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 था कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हम सभी को पता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में जनता को आर्थिक आजादी बिल्कुल भी नहीं मिली थी। ठीक है, उसके बाद अच्छा इंग्लिश में देख लो, यहाँ पे बी आपका रॉन्ग आंसर हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है कि अमेरिका का रक्षा बजट कितने देशों के रक्षा बजट के बराबर है। तो देखो अगर आपकी बुक में तो ऐसा नहीं दे रखा है, लेकिन आपकी जो विकिपीडिया है, गूगल की विकिपीडिया, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये इसका रक्षा बजट 10 देशों के बराबर है। ठीक है, बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब से हुई है, तो देखो इसकी एक एक्यूरेट डेट बताता हूँ, 7 सितंबर 2010। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमें तो उसमें दिया है कि सपोर्ट में, या वैसे बुक में तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट में दे रखा है कि 2009 इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर है इसका 2010। और इसके इस चीज को लेकर पता है आप क्या कर सकते हो, अपने बार टीचर से एक बार कंसल्ट कर सकते हो कि सर विकी मतलब कि ऑफिशियल तो वो अदर दे रखा है, लेकिन सपोर्टिव में तो 2009 दे रखा है, तो आप एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है CIS का गठन कब हुआ, तो गठन होता है 1991 में। ठीक है, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी। 2005 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद कितना था, तो इसका राइट आंसर है 12,000 अरब डॉलर। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन है, बेसिकली ये रिक्त स्थान वाले हैं। सार्क का पहला अधिवेशन, देखो इसमें दो क्वेश्चन है कि पहला अधिवेशन या तो कब हुआ है या तो कहाँ हुआ है। ये नहीं पूछा, मतलब ऐसे नहीं पूछा गया कि कब हुआ था या फिर कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या लिखना होगा, या तो डेट या देश का नाम। तो अगर हम डेट की बात करें तो हम लिख सकते हैं 1985। अगर जगह की बात लिखनी है तो ढाका लिख देंगे, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। 12वां है 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर मतलब इस तरीके से लिख देंगे सीधा। उसके बाद है 1989 में भारत ने श्रीलंका में डैश शांति सेना भेजी। बेसिकली देखो भेजी 87 थी, लेकिन 1987 में भारत ने वापस बुला ली थी, तो डेट इसने आगे पीछे करके पूछा, लेकिन आंसर शांति सेना ही होगा। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो जिन्होंने अपना पद 2017 में संभाला था। ठीक है, और वर्तमान में भी ये अभी कायम है। ठीक, इससे पहले कोफी अन्नान थे और भी बहुत सारे थे। उसके बाद है परंपरागत जो सुरक्षा की नीति है, इसका प्रमुख तत्व क्या होता है, यानी कि बेसिकली इसके शक्ति संतुलन की बात की गई है। तो वो होता है बेसिकली इसका तत्व, एक शक्ति संतुलन होता है, एक होता है गठबंधन, लेकिन प्रमुख होता है सबसे पहला शक्ति संतुलन। ठीक है, पावर बैलेंस। युद्ध की आशंका को रोकना क्या होता है, युद्ध की आशंका को रोकना क्यों कहते हैं, अपरोध। यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं अपरोध। ठीक है, अगर युद्ध होने वाला है तो उसकी आशंका को रोक देना। 6 क्वेश्चन थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन है सही गलत के। तो विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा जो है इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, पहला राइट हो गया। सेकंड कहता है कि सितंबर 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, गलत। सितंबर 2002 नहीं है बल्कि सितंबर 2001 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 18वां है वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही होता है, ये भी गलत है। वैश्वीकरण जो है वो एक बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद 20 कहता है कि भाग्य वधु से चिर प्रतिदीक्षित भेंट जो है, इसे आप क्या समझते हो, तो जब भारत का विभाजन होता है, भारत को आजादी मिलती है, उस समय नेहरू जी के द्वारा अपने लोगों को उपदेश देते हुए जो भाषण दिया जाता है, उसको कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, या फिर भाग्य वधु से चिर प्रतिदीक्षित भेंट, ये आपका होगा। ठीक है, आंसर लिख दोगे। फिर है श्रीमाद गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, सभी को पता है इसका आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब आगे खंड नंबर सी में वर्णात्मक प्रश्नों की तरफ। तो वर्णात्मक प्रश्नों में 22 था कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, यानी कि शॉक थेरेपी के बारे में आपको बताना था। तो शॉक थेरेपी के बारे में देखो क्या था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो रूस, मध्य एशिया एवं इसके जो गणराज्य होते हैं वो एक ऐसी विकासात्मक मॉडल अपनाते हैं जिसे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एक नया नाम देते हैं, उसे कहते हैं शॉक थेरेपी। आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसकी बहुत सारी विशेषताएं थी, तो इन विशेषताओं में से कोई भी एक दो आप लिख देंगे, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन था सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय, तो यानी कि जब यूएनओ बेसिकली जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उसके बाद वैश्विक सत्ता में बहुत सारे संगठनों का जो उदय होता है, ब्रिक्स, आसियान, दक्षिण, यूरोपीय संघ, इन संगठनों की विशेषताओं के एक एक करके आप लिख दोगे, 3-4 बस मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था ब्रिक्स के देशों में
ब्रिक्स के सदस्य देश जो है उनके बीच में आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करने के लिए कई कदम इन्होंने उठाए थे और भी एक दो इसके उद्देश्य वो भी लिख दोगे। ठीक है। 25 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स में है तो कैसे लिखेंगे? देखो अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछा गया है। एक सेकंड, यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO के बारे में। तो देखो इसमें बेसिकली आपको सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये पॉइंट बस इतना सा आंसर लिखना है आपको। क्या करना है, इनको पार्ट पार्ट में तोड़ देना है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन करवाना, पार्ट 1 में इसको तोड़ दिया। ठीक है, स्वीकार करना या आयोजित करना, पार्ट 2 में तोड़ दिया। मजदूरों के मामले में सदस्य राज्यों के व्यवहार को सही करना, को भी तोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख दोगे। ठीक है, बाकी कब हुआ था, स्थापना, मुख्यालय, ये सारी चीजें डज नॉट मैटर, आपको लिखना है नहीं, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य भी आप लिख सकते हो। तो उद्देश्य इसके बहुत से थे, जिसमें से 2 उद्देश्य बताए हैं। तो सबसे पहला, ये वाद विवाद का एक वैश्विक मंच है जो वाद विवादों को सुलझाता है। ठीक है, यहाँ से वाद विवाद किए भी जा सकते हैं। विश्व में शांति स्थापना करने के लिए मतलब करता है ये, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए इसने बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो इन संबंध में आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखोगे, आप इसमें और पॉइंट भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ चेक करना है एक बार। हाँ, क्योंकि ये कई बार दिक्कत दे जाता है। चलिए 26 देखिए, समकालीन राजनीति में पर्यावरण की चिंता की किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो पर्यावरण की चिंता की कई बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जांपल वैश्विक तापवृद्धि का बढ़ना, जल प्रदूषण का बढ़ना, ठीक है, समुद्र तल से जो पानी वगैरह होता है वो मतलब कि उसकी सतह का ऊपर की तरफ आ जाना, बहुत सारे कारण हैं। तो ठीक है, और इन्हीं को आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना। अथवा में क्या था, टिकाऊ विकास क्या है, तो हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हम विकास भी करते रहें। और ये लागू कैसे किया जा सकता है, तो विकासशील देश और विकसित देशों के बीच में कुछ नियम बना देने चाहिए, और कुछ पर्टिकुलर जो है नियम ऐसे बनाओ ताकि विकास अगर कर रहे हो उस हिसाब से पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, ऐसे नियम आप बना दीजिए। तो ऐसे आप अपने, ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद था 27, नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है और नियोजित अर्थव्यवस्था में बॉम्बे प्लान की क्या भूमिका थी। बेसिकली देखो, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आर्थिक नियोजन, यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी देश की सरकार के द्वारा ये तय कर देना कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, इसका वितरण कैसे होगा, इसका मूल्य कितना होगा, ये सभी किसके तहत आ जाता है, आर्थिक योजना के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वही इसमें बॉम्बे प्लान की क्या योजना थी, तो बॉम्बे प्लान जो था वो 1944 में उद्योगपतियों के एक बड़े समूह के द्वारा लेके आया गया था, जिसने कहा था कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव है। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि सरकार जो है उसे औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जाने चाहिए, और इसने ऐसा किया। तो 28 आ गया था, इसमें देखिए मैप आया, मैप एज इट इज वही आया था जो मैंने आपको बताया था आसियान के बारे में। आसियान के बारे में मैप देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे है कि वह देश जो 1967 में आसियान का संस्थापक देश था, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं थाईलैंड, ये है थाईलैंड। फिर यहाँ पे था वह देश जिसके टकराव ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया गया है, तो वो देश था ऑप्शन नंबर सी, जो कि था यहाँ पे लाओस। आप सभी को पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा, लाओस कहते हैं। फिर था यहाँ पे तीसरा, वह देश जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है, वो देश कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेशिया। एक सेकेंड, इसको यहीं लिख देते हैं, मलेशिया। हाँ मलेशिया। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना था, तो वही है ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। अब इसको आप भरोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे ये जो आपकी टेबल दी गई है, ठीक है ना, इसमें आप सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में ए यहाँ पे लिख दोगे, और देश का नाम क्या है, एक सेकंड, ए नहीं लिखोगे। ये जो आपका दिया हुआ है पहले वाले का, आसियान का संस्थापक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। अब इसको आप भरोगे कैसे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बी, और यहाँ पे लिख देंगे थाईलैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा था कि जिसके वह देश जिसके टकराव को आसियान ने आसियान शैली के माध्यम से समाप्त किया था, तो वो देश कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, और जो देश का नाम है लाओस, वो लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला था वह देश जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो रखा है, तो वो है मलेशिया, और मलेशिया के लिए शायद दिया गया है डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी, एंड यहाँ पे मलेशिया का नाम लिख देंगे। देन आगे आ जाएगा क्वेश्चन फोर्थ कि वह देश जो 1967 के बाद आसियान का सदस्य बना था, तो वो कौन सा है, एक ही बचता है अब हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो इसको हम लिखेंगे लाओस, कंबोडिया, इसको लिखेंगे हम कंबोडिया। ठीक है, इस तरीके से।
तो मैप काफी इजी आया था, आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से, आपने मैप वाली वीडियो देखी। आगे आ जाते हैं। आगे है बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से क्या अभिप्राय है और इसके दो विकल्प। विकल्प यानी कि शक्ति संतुलन की बात की जा रही है और गठबंधन बनाने की बात की जा रही है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर में करवाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पूछा गया है किस संबंध में। पारंपरिक धारणा। देखो पारंपरिक धारणा में बेसिकली क्या होता है कि देश को बाहर से भी खतरा होता है, देश को अंदर से भी खतरा होता है, इसके बारे में आप लिख दोगे। और बात करें इसके दो विकल्पों की, तो विकल्पों के बारे में आप लिखोगे इसके शक्ति संतुलन के बारे में और इसके गठबंधन के बनाने के बारे में, ठीक है। शक्ति संतुलन के बारे में आप ये सभी पॉइंट लिख दोगे, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और तत्व गठबंधन के बारे में आप ये सभी लिख दोगे, ठीक है। ये दो इसके पॉइंट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाता है आतंकवाद क्या है और इसके प्रयोग करने की विभिन्न साधन कौन कौन से। बेसिकली देखो मैंने आपको छोटा सा क्वेश्चन बताया था आतंकवाद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आतंकवाद होता क्या है इसके संबंध में जो पॉइंट है वो मैंने बताए थे। अब इसमें आप 3 से 4 पॉइंट अपनी तरफ से और भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर बात करें तो हथियारों के द्वारा होता है, नागरिकों को परेशान किया जाता है सरकार को, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए आतंकवादी घटनाएं की जाती है, बम फोड़ दिए जाते हैं, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। देन 30 की बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण ने भारत को किस तरीके से प्रभावित किया है। यहाँ पे हम बात करते हैं वैश्वीकरण ने किस तरीके से प्रभावित किया है। तो एक सेकंड इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने कल ही क्वेश्चन पेपर डाला था, उसी में डिस्कस किया था आपके सामने कि वैश्वीकरण ने आर्थिक विकास में मतलब तीव्र योगदान क्यों दिया है। सेम यही यही क्वेश्चन है कि कैसे प्रभावित किया है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे इजीली लिख देना है, ठीक है। और इसमें आप एक दो पॉइंट और लिख सकते हो कि विभिन्न देशों से इसका व्यापार बढ़ा है, जैसे रसिया इसके साथ हथियार तेल, वहीं अन्य देशों से के साथ में इसका व्यापार बढ़ा है। इन पॉइंट के अलावा आप वो भी लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैश्वीकरण का क्वेश्चन। फिर यहाँ पे था कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक विभिन्नता किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, यानी कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक जो परिणाम है वो हमें लिखने हैं इसके बारे में। तो हम कैसे लिख देंगे भाई इस वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। सबसे पहले तो हम लिखेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, खान पान में बदलाव हो रहा है, मिली जुली संस्कृति का विकास हो रहा है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। इसी के फिर नकारात्मक लिख देंगे हम। बेसिकली आप इसमें पता है क्या है, मैकडोनाल्डीकरण वगैरह और भी सारे पिज्जा बर्गर ये सारे पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन याद रखना आप सकारात्मक भी लिखोगे, आप इसके नकारात्मक भी लिखोगे, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक। और नकारात्मक में आप ये सभी पॉइंट लिखोगे इजीली तरीके से, ठीक है। आपको पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। देन आगे देख लेते हैं। 31 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, ठीक है। और इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या है। बेसिकली देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या। तो ये देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन का आयोग पे नोट लिखना था, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा 1992 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ठीक है। फिर जो आंध्र प्रदेश की घटना होती है वो आप बता दोगे। देन ये बेसिकली उसके बाद जब आंध्र प्रदेश की घटना पूरी की पूरी बता दोगे, देन बताओगे कि 1953 में ये बनता है, मतलब दोबारा से, और फिर 56 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है जिसमें सिफारिशें कही जाती हैं। 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। बेसिकली क्या लिखना है, रियासतों के विलय में समस्या लिखनी है आपको और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका लिखनी है। तो आइए रियासतों के विलय में समस्या और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को देख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरीके से लिख देंगे। बेसिकली देखो यहाँ पे आप रियासतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। और जो विकास के बारे में 1-2 पॉइंट आप वो भी लिख दोगे, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप ये पूरे के पूरे पॉइंट लिखो, ये वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हो। अराउंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब कि मैंने आपको जो पढ़ाया था उसमें से कितना आया है, तो ओरली अगर हम देखें तो 80 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। गायब हो जाए भाई, ओके हाँ। तो अराउंड कितने को नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 80 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से अगर मैं देखूं तो अराउंड 60 से प्लस तो वही आया जो एज इट इज सेम कराया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं कराए थे, और मैप भी एज इट इज सेम आया, तो 60 क्या कहें तो 70 भी कह सकते हैं, 70 प्लस ही आया बेसिकली, है ना। तो एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दो क्वेश्चन ऐसे पक्का होंगे जो मैंने शायद आई आपको नहीं करवाए होंगे, और वो आई भी है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब यही है कि वीडियोस जो आती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप उनको जरूर देखा कीजिए अच्छे से और ध्यानपूर्वक। और यहाँ पे एक चीज और कि आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है, तो उसके लिए लाइव क्लास आपकी आज रात में होगी तकरीबन 9 या 10 बजे के आसपास, जैसे पॉलिटिकल की थी हमने पिछली, तो सभी बच्चे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए यहीं पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।